आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज हम लोग बात करेंगे कि एल और सी का इफेक्ट क्या होगा ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने लेक्चर देखे हैं आपको याद होगा तो उसके अंदर मैंने इंडक्टेंस कैपेसिटेंस पूरा कवर करा था, रेजिस्टेंस भी कवर करा है। देन हमने वहाँ पे जीएमडी जीएमआर डबल लाइन सर्किट ये सब कुछ खत्म करता हुआ आ रहे हैं। तो बहुत ही डीप में स्टडी चल रही है एल एंड सी पैरामीटर की ना। ये लगभग लगभग कंक्लूजन टाइप लेक्चर होगा। एक क्वेश्चन पूछा था तो मुझे अच्छा लगा वो क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने वो लेक्चर डिज़ाइन कर रहा हूँ कि आखिर अगर हम सब कुछ को एक एक लेक्चर में समराइज करें तो वो कैसा दिखेगा। तो आज इस लेक्चर की तरह वो दिखेगा। तो अगर हमें ये समझ में आना अगर हमें ये समझना है कि एल एंड सी का इफेक्ट क्या होता है तो उसको ज़रा देख लेते हैं। और क्यों जितनी भी कोशिशें हैं वो सब की सब जीएमआर को बढ़ाने पे की जा रही हैं और जीएमडी को कम करने पे की जा रही हैं, वो इस लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें नेचर ऑफ एल एंड सी, सबसे पहले समझते हैं कि नेचर क्या होता है। तो अगर एक इंडक्टर और कैपेसिटर, तो सबसे पहली बात यहाँ पे बताइए कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की दोनों क्या होते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं ना। पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, ऐसे कंपोनेंट जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस की अगर बात कर लेंगे तो वो एनर्जी को डिस्टॉर्ट करता है या कह सकते हो रेडिएट करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एल की, तो एल के अंदर इस तरीके से एनर्जी स्टोर होती है। अगर कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। तो बोथ एल एंड सी आर पैसिव कंपोनेंट्स यानी कि एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, जितने भी पैसिव कंपोनेंट होते हैं इनकी खास बात क्या होती है, ये केवल अफेक्ट करते हैं रिएक्टिव पावर को। यानी कि अगर तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन में पावर तुम सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो जो रिएक्टिव पावर होगी पूरे सिस्टम के अंदर की, उसका ठेका जो है वो एल एंड सी ने ले रखा होता है। ठीक है, तो अब ये तो हो गई बात ओवरऑल। तो अल्टीमेटली अगर हम रिएक्टिव पावर की बात करते हैं तो रिएक्टिव पावर जो होती है यानी कि क्यू, उससे डायरेक्टली अफेक्ट होता है रिसीविंग एंड का वोल्टेज। और वहीं पे अगर हम पी की बात कर रहे होते, ठीक है, तो पी से अफेक्ट होती है फ्रिक्वेंसी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो अगर एक्टिव पावर का मिसमैच होगा तो फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब होगी। अगर रिएक्टिव पावर का मिसमैच होगा सप्लाई और डिमांड के बीच में, तो रिसीविंग एंड का वोल्टेज डिस्टर्ब होगा। ठीक है, ये इसको एक और सीरीज है, इसको आपने टाइप्स ऑफ पावर, एक्टिव रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर, ये जो पावर सिस्टम की आपने मेरी सीरीज स्टार्ट करी होगी तो शुरुआत में लेक्चर्स मिले होंगे। तो वहाँ पे इसको मैंने 15 पार्ट्स में कवर किया हुआ है। तो अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो पावर फैक्टर कंपनसेशन डिवाइसेस, तो वहाँ पे मैंने कवर की हुई हैं, उनको ज़रूर स्टडी करो। वहीं पे मैंने फैक्ट्स और इनके बारे में बताया हुआ है। तो अगर इंटरेस्टेड हो इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो वहाँ पे भी एक बार कंसल्ट कर लेना। वहाँ पे मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक पाइप की स्वेलिंग एंड पाइप की श्रिंकिंग वाली एनालॉजी से ये चीज़ समझाने की कोशिश की है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि रिएक्टिव पावर अगर कुछ भी अफेक्ट होगी तो अल्टीमेटली रिसीविंग एंड का वोल्टेज जो होगा वो अफेक्ट होगा ना। अगर हम बात करते हैं नेचर की, तो नेचर देखो, अगर इंडक्टर के नेचर की बात करें, हमने देखा कि दोनों की दोनों पैसिव हैं, दोनों की दोनों एनर्जी स्टोर करेंगे, पर कौन सी। तो इंडक्टर की अगर बात करोगे तो इंडक्टर स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में अपने अंदर एनर्जी। वहीं पे अगर कैपेसिटर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अब ये जो मैग्नेटिक रूप में एनर्जी स्टोर करता है, तो ये इंडक्टर जो होता है ये एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर को। ठीक है, वहीं पे कैपेसिटर क्या करता है, डिलीवर करता है रिएक्टिव पावर को। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इंडक्टर जो होगा वो क्या करेगा, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्व करेगा, और कैपेसिटर क्या करेगा, डिलीवर करेगा रिएक्टिव पावर को। डेट इज द बेसिक फंडामेंटल जिसकी हमें ज़रूरत है यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गया बेसिक। दूसरा बेसिक हमें ये जानने की ज़रूरत है सप्लाई डिमांड से डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, नाउ अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान समझ लो। यहाँ पे हम सप्लाई डिमांड के बीच के मिस मैच की बात करेंगे कि कब कब क्या क्या होगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, यानी कि अगर हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर जो मौजूद है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द जितनी डिमांड है, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो सारी की सारी रिएक्टिव पावर क्या होगी, सिस्टम के अंदर स्टोर होती चली जाएगी ट्रांसमिशन लाइन्स में। और ऐसे केस में क्या होगा, रिसीविंग एंड का वोल्टेज जो होगा वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। तो अगर रिएक्टिव पावर जो सिस्टम के अंदर मौजूद है अगर उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो क्या करेगा, वो वोल्टेज को स्वेल करना शुरू कर देगा, वोल्टेज को बढ़ाना शुरू कर देगा। इसीलिए रिसीविंग एंड का वोल्टेज जो होगा सप्लाई एंड से बढ़ जाएगा। मतलब तुमने भेजा था 220, लेकिन रिसीविंग एंड पे क्योंकि रिएक्टिव पावर सिस्टम के अंदर मौजूद है, कोई उसको एब्जॉर्व नहीं कर रहा है, तो वो वो क्या करेगी, वोल्टेज को बढ़ा के कर देगी 260। समझ में आ रहा है, इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर मौजूद है ज़्यादा और उसकी डिमांड नहीं है उतनी, तो ऐसे केस में क्या होगा, सिस्टम के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी और वोल्टेज जो होगा स्वेल अप हो जाएगा। इस इफेक्ट को हम लोग फेरांटी इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। एक सेपरेट बहुत ही उम्दा लेक्चर तैयार है, बहुत जल्दी मैं इसको रिकॉर्डिंग करूंगा, अभी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो फेरांटी इफेक्ट वहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर मान के चलते हैं डिमांड ज़्यादा है, मतलब रिएक्टिव पावर की ज़रूरत ज़्यादा है और सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर कम है, ठीक है, सप्लाई कम है या कह लो सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर कम है,
तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऐसे में वोल्टेज जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा, मतलब 220 भेजा था और 200 ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो मैं कह रहा था ना रिसीविंग एंड का वोल्टेज अफेक्ट होता है, वो यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर थर्ड पॉइंट के अंदर ये चीज़ क्लियर करी है। तो किस तरह से अफेक्ट होता है, तो अगर रिएक्टिव पावर की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो रही है या सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर कम मौजूद है, तो ऐसे में क्या होगा, वोल्टेज होगा श्रिंक कर जाएगा रिसीविंग एंड का और हमें वोल्टेज में डिप देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरली ये जो डिप वाली बात मैं कह रहा हूँ, वोल्टेज डिप, ये नॉर्मल है, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और दिन के टाइम में मेनली रहता है, क्योंकि दिन के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्शन मोटर्स हैं एंड लोड लगा हुआ होता है, और हम सब जानते हैं कि मैक्सिमम लोड जो हमारे घर में है वो सबके सब इंडक्टिव ही होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नॉर्मल सिनारियो को ही हम पकड़ के चलेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सिनारियो पकड़ के चलते हैं तो हमें क्या हो रहा है, वोल्टेज प्रोफाइल डिप होती जा रही है, यानी कि हमें रिसीविंग एंड पे वोल्टेज कम मिल रहा है। अगर इसके कारणों को देखें कि आखिर डिमांड कौन कौन जनरेट करता है रिएक्टिव पावर की, तो दो लोग हैं जो रिएक्टिव पावर की डिमांड जनरेट करते हैं। एक तो लोड हो गया। नाउ लोड में क्या आता है, जैसे इंडक्शन मोटर है ना, 3 फेज इंडक्शन, सिंगल फेज, सब जगह देख सकते हो आपको क्या चाहिए, अल्टीमेटली रिएक्टिव पावर चाहिए। हर जगह कॉइलिंग है, पंखे को भी देख लो यार, फैन देख लो, फैन के अंदर भी क्या है, कॉइलिंग ही तो है। तो अल्टीमेटली जहां पर भी कॉइलिंग का इस्तेमाल हो रहा है, वो सब के सब जो होंगे वो लोड रिएक्टिव पावर की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो एक तो हो गया लोड। दूसरा यहाँ पे आ जाता है लाइन का इंडक्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइन का इंडक्टेंस मान के चलते हैं, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, तो लाइन के अंदर हम जानते हैं सीरीज पैरामीटर की बात करें तो एक होता है रेजिस्टेंस और एक होगा इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस की बात कर लो, इंडक्टेंस, तो लाइन का जो इंडक्टेंस है ना, ये लाइन का जो इंडक्टेंस है, ये भी तो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इनकी रिएक्टिव पावर की डिमांड है, क्यू एल को मैंने उससे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे ये क्यू एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टिव पावर डिमांड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस है वो जो रिएक्टिव पावर की डिमांड कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है, अगर हम यूटिलिटी की नज़र से देखें, यूटिलिटी मैंने बताया यूटिलिटी इज बेसिकली द सर्विस प्रोवाइडर, जैसे यूबीपीसीएल हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, रिलायंस भी हो सकता है, यूटिलिटी के कैटेगरी में आ सकता है। तो जो भी पावर को तुम्हारे फैसिलिटेट करवा रहा है वो यूटिलिटी के अंदर आता है। अगर यूटिलिटी की नज़र से देखोगे तो लोड के ऊपर तो कोई कंट्रोल है नहीं, क्योंकि लोड जो है वो कंज्यूमर पर डिपेंड करेगा। अब कंज्यूमर यार तुम्हें आज इंडक्शन मोटर चलानी है तो चलाओगे, नहीं चलानी है तो उसके कोई गाइडलाइन ऐसी हम दे नहीं सकते। तो क्यू लोड जो होता है वो सिस्टम से बाहर हो जाता है, हम उसके, वो हमारे अधिकार के बाहर का क्षेत्र है। लेकिन हाँ, अगर लाइन के इंडक्टेंस की बात करें तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए क्यू एल जो है, यानी कि लाइन की जो रिक्वायरमेंट है, जो लाइन की रिएक्टिव पावर की डिमांड है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब क्योंकि क्यू लाइन की भी डिमांड है, लोड की भी डिमांड है, तो इसीलिए हमेशा जो रिएक्टिव पावर की डिमांड होती है, जनरली वर्ड लिखा हुआ है, वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू द क्यू सप्लाई या क्यू सिस्टम। इसे सिस्टम भी लिख सकते हो, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन है उनके अंदर जो रिएक्टिव पावर मौजूद है उससे ज़्यादा की डिमांड रहती है जनरली। ठीक है, चाहे मैक्सिमम दिन के टाइम में, सुबह, या ज़्यादातर ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जनरली लिखा है। तो हमें इसी जनरल केस को हम लोग को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, अब देखो रिएक्टिव पावर की डिमांड ट्रांसमिशन लाइन में आ क्यों रही है, लाइन के इंडक्टेंस की वजह से आ रही है। ठीक है, समझ में आ रही बात ही। अगर लाइन का इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ, अगर लाइन के अंदर जो इंडक्टेंस है बहुत ज़्यादा हुआ, तो लाइन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव पावर पिएगी, डिमांड करेगी, तो लाइन क्यूएल बढ़ जाएगा ना। क्यूएल अगर बढ़ गया तो क्यू डिमांड बढ़ जाएगी, और क्यू डिमांड बढ़ेगी तो पुअर वोल्टेज प्रोफाइल हमें देखने को मिलेगी, बहुत ही पुअर वोल्टेज प्रोफाइल। देखो इसको मैंने एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करा है, एक स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे दिखाया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है कि मतलब हमने सप्लाई वोल्टेज करा था ये। अब देखो अगर इस तरीके की आइडिया, अगर क्या होता, क्यू सप्लाई जो हम दे रहे हैं या क्यू सिस्टम के अंदर जितनी रिएक्टिव पावर मौजूद है वो अगर बराबर हो जाती क्यू डिमांड के, तो हमें इस तरीके की फ्लैट प्रोफाइल देखने को मिलती और वी एस इक्वल टू वी आर हो जाता। ये हो गई फ्लैट प्रोफाइल, अभी आगे बताऊंगा मैं, दिस इज योर फ्लैट प्रोफाइल, हमें ये देखने को मिलती। ये फ्लैट प्रोफाइल जो है, इस तरीके के शब्द जब हम, आपको याद होगा कंपाउंड जनरेटर की बात करते थे तो वहाँ पे भी पढ़ा होगा। जनरली देखो क्या है ना, जो वर्ड्स हैं या जो साइकोलॉजी है, वो टेक्निक्स हैं, वो सब सेम है यार, कोई भी मशीन उठा लो। तो जब भी हम बात करते हैं ना फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि सप्लाई और रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेम है। ठीक है, समझ में आ रही है, या रेटेड वैल्यू जो है, रेटेड और लोडेड वैल्यू वो सेम है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, या कह लो वी नो लोड इक्वल टू वी फुल लोड है। तो जनरली जब भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो हम कह देते हैं फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल। तो इसीलिए आपको याद होगा कि कंपाउंड जनरेटर भी 3 तरीके के जो होते हैं ना, ओवर कंपाउंडेड, अंडर कंपाउंडेड और एक होता है फ्लैट कंपाउंडेड। तो फ्लैट मतलब वहीं से ही शब्द आया है।
तो फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल मिलती अगर सब कुछ सही होता, यानी कि सप्लाई इक्वल टू डिमांड के बराबर होती, तो ऐसे केस में हमें इस तरीके की फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल देखने को मिलती। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं, है क्या कि भाई डिमांड ज़्यादा है और डिमांड जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द सप्लाई जितनी हो रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, वोल्टेज देखो इस तरीके से डिग्रेड होता चला जाएगा, तो रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होगा वो कम होगा कंपेयर टू द सप्लाई एंड। यहाँ पे मैंने ये चीज़ रिप्रेजेंट करी। सो दिस इज़ योर स्कीमेटिक डायग्राम, एक बढ़िया सा डायग्राम ये है, और ये आपके विजुलाइजेशन के लिए है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे डायग्राम होते हैं जो आपको मैं विजुलाइज करता हूँ। एक्चुअली जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं हमेशा विजुलाइज कराए, मैंने बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो सेल्फ स्टडी से पूरी की पूरी एजुकेशन हासिल करी है। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा टीचर से मैंने कुछ खास ऐसा सीखा है। ये सारी की सारी चीज़ें बुक्स पढ़ पढ़ के सीखी हैं, तो जो मैं विजुलाइज करता हूँ वह रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, पर ओवर द एक्सपीरियंस, ओवर द टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने इन चीज़ों को विजुलाइज कर करके देखा है। दसियों बार ये सब्जेक्ट पढ़ाया है, इसकी स्टडी करी है, ठीक है, बहुत घंटे देता हूँ मैं पढ़ाई में आज भी। तो इसलिए वो माइंड मेरा जो पिक्चर क्रिएट करता है वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो बहुत बार डायग्राम हो सकता है वो किसी बुक में ना मिले, टीचर आपके कॉपी में कैंसिल कर दें, तो इसीलिए ये डायग्राम्स आपके लिए हैं, आपके पर्सनल विजुलाइजेशन के लिए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करता हूँ कि डायग्राम किसी बुक में है या किसी रिसर्च पेपर में है, दिस इज माई विजुलाइजेशन। आप भी अपनी विजुलाइजेशन से अपने डायग्राम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ओके। नाउ तो यहाँ पे ये हमें इस तरीके की वोल्टेज डिप करती हुई वोल्टेज प्रोफाइल देखने को मिल रही है। तो सप्लाई वोल्टेज जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द रिसीविंग एंड वोल्टेज, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं। नाउ अब ये वोल्टेज प्रोफाइल को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली यूटिलिटी क्या चाहते हैं कि वी सप्लाई जो है वो वी आर के बराबर हो, ठीक है, तभी बढ़िया है। तो यूटिलिटी क्या चाहते हैं, यूटिलिटी इस काम के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज की अपनाएंगे इसको सही करने के लिए, यानी कि अल्टीमेट हमारा गेम क्या है, अल्टीमेट हमारा गोल है फ्लैट प्रोफाइल हासिल करना। उसके बहुत सारे फायदे हैं, आगे चल के हम उनको कवर करेंगे। और अगर आप, और मैंने अगेन वापस बता दे रहा हूँ, अगर आप एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर इन सब के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो लेक्चर नंबर आई थिंक 12 से देख लो, कम से कम 10-15 पार्ट मैंने कवर किया है। पावर फैक्टर ये सब बिल्कुल तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। नाउ आगे चलते हैं, तो अब देखते हैं कौन कौन से मेथड हम लोग अपनाते हैं, यूटिलिटी कौन कौन से मेथड ऑप्ट कर सकती है। तो सबसे पहले अल्टीमेट चीज़ क्या है, हमें क्या करना है, क्यूएल को कम करना है। देखो पूरी की ओवरऑल कहानी क्या है कि क्यू डिमांड जो थी वो इक्वल टू क्यू एल प्लस क्यू लोड थी, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लो। अब क्यू लोड तो पिक्चर से बाहर हो गया, ठीक है, इसको हम बाहर कर दे रहे हैं, जीरो नहीं, इसको पिक्चर से बाहर कर दे रहे हैं, क्योंकि दिस इज वन इज द आउट ऑफ कंट्रोल, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ये तो कंज्यूमर के हाथ में। तो सारी लड़ाई क्यू एल को कम करने के लिए चल रही है। अगर क्यू एल को कम कर दिया तो क्यू डिमांड बैलेंस हो जाएगी क्यू सप्लाई से और हमारा काम हो जाएगा। अब क्यू एल को कम करने के तरीके के ऊपर बात होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर क्यू एल मेन रीजन था इसका लाइन का इंडक्टेंस, नाउ तो रिड्यूसिंग लाइन रिएक्टिव पावर डिमांड। अब अगर हमें लाइन की रिएक्टिव पावर की डिमांड कम करनी है तो क्या कर सकते हैं, तो पहला तरीका है एल की वैल्यू कम करो, इंडक्टेंस की वैल्यू कम करो। अब इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × 10⁻⁷ LN GMD/GMR, अभी पीछे हमने डिस्कस करा था बहुत डिटेल में। तो अगर तुम्हें इंडक्टेंस को कम करना है तो क्या करो, जीएमडी को कम कर दो और जीएमआर को बढ़ा दो, सिंपल सी चीज़। यानी कि हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस इसको कम करना है और ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस यानी कि सेल्फ जीएमडी, इसको हम सेल्फ जीएमडी भी कहते हैं, तो सेल्फ जीएमडी को बढ़ाना है, ये काम करना है। समझ में आ रही। तो पहली बात तो ये हो गई कि एल को कम करो। क्यों एल को क्यों कम करने कहा जा रहा है, क्योंकि एल इज द एब्जॉर्बर ऑफ क्यू। भाई डिमांड तो यही ला रहा है, सही है, लाइन के जो रिएक्टिव पावर की डिमांड आ रही है वो बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टेंस। दूसरा, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, लाइन के कैपेसिटेंस को बढ़ा दो। कैपेसिटेंस को क्यों बढ़ाने की कोशिश हो रही, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है, डिलीवर करता है क्यू को, सप्लायर है, या कह सकते हो सप्लायर। इस चीज का सप्लायर है, रिएक्टिव पावर का सप्लायर है, ध्यान रखना कुछ इसका, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि सी जो है वो हमारा एक नेचुरल फ्रेंड है, जो कि रिएक्टिव पावर जो डिमांड कर रहा है एल उसको कम करने की कोशिश करता है। तो दिस इज योर नेचुरल फ्रेंड जो कि रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। नेचुरली लाइन के अंदर कैपेसिटेंस बना हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो दूसरा मेथड क्या है, पहला मेथड तो एल था, दूसरा मेथड है सी को हम क्या करें, बढ़ा दें। अब सी देख लो, सी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लाइन कैपेसिटेंस का पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एल एन GMD/GMR। अब अगर सी को बढ़ाना है तो इस पूरे डिनोमिनेटर को कम करना होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर कम तो न्यूमरेटर वैल्यू बढ़ जाएगी ना। डिनोमिनेटर कम कैसे कर सकते हैं, जीएमडी को कम कर दो और जीएमआर को बढ़ा दो, ठीक है। तो देखो अल्टीमेटली अगर इन दोनों इक्वेशनों को बहुत ध्यान से देखो
तो रिक्वायरमेंट क्या आ रही है, जीएमडी को कम करना है, जीएमआर को बढ़ाना है, ठीक है, दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं। यानी कि अगर किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमने जीएमआर को बढ़ा दिया कैसे भी करके, अभी बताऊंगा आगे मेथड्स, चिंता मत करो, सब मेथड डिस्कस करेंगे, और जीएमडी को कम कर दिया तो काम हो जाएगा, एल कम हो जाएगा एंड सी बढ़ जाएगा, और यही तो हम लोग चाहते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही होगी एक एक चीज़। सो डेट इज़ अवर अल्टीमेट रिक्वायरमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए अभी पीछे आपने जितना भी देखा था, अभी आगे बताऊंगा, अभी मैं हमने जो भी पुराने लेक्चर्स कवर करें सब में देख लो हम लोग यही काम कर रहे थे, इसीलिए हमने जीएमआर कैलकुलेट करा, देन जीएमआर को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही थी। याद आया, जितने भी मेथड मैंने बताए थे, डबल सर्किट लाइन के अंदर याद करो हमने ट्रांसपोजिशन जैसी चीज़ें करी थी, ठीक है, इक्विलेटरल कॉन्फ़िगरेशन ली थी, कॉन्फ़िगरेशन में हमने ट्रांसपोजिशन करा था, स्ट्रैंडेड कंडक्टर लिए थे, बंडल कंडक्टर लिए थे, याद आ रहा है, बंडल कंडक्टर, ये सब के सब कोशिशें जो थी वो एक ही तरफ थी कि जीएमआर को बढ़ाना है। अभी आगे इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एक तो दो मेथड, दो तरीके तो ये हो गया, पहला काम ये हो गया लाइन की, अगर हमें रिएक्टिव पावर डिमांड कम करना है तो एल को कम करो कि जो मांग रहा है, दूसरी बात सी को बढ़ाओ जो देने वाला है, एंड तीसरी बात अगर इनसे काम ना बने तो हम क्या करेंगे, रिएक्टिव पावर कंपनसेटर को लगाएंगे। कंपनसेशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, तीन प्रमुख कंपनसेशन टेक्निक है। सबसे बेसिक है कैपेसिटर बैंक, जो आज के समय यूज़ नहीं होती क्योंकि बिकॉज ऑफ स्विचिंग ट्रांजिएंट की प्रॉब्लम होती है इसमें, क्योंकि बार बार लगाओगे हटाओगे उससे क्या होते हैं, स्विचिंग ट्रांजिएंट की प्रॉब्लम आती है पिक्चर के अंदर, तो स्विचिंग ट्रांजिएंट की प्रॉब्लम होती है, इसलिए कैपेसिटर बैंक लगभग अभी आउट ऑफ डेटेड हो गए हैं, लेकिन कैपेसिटर बैंक ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है। यानी कि देखो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है लाइन का कैपेसिटेंस, लाइन कैपेसिटेंस। नाउ दिस इज नेचुरल, ये नेचुरल है, एंड इट मेनली डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। तो अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है और ये प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ तो ये पिक्चर में ही नहीं आएगा, ठीक है। ये जो नेचर है, यानी कि ये जो नेचुरल कैपेसिटेंस है, इट इज़ ओनली अवेलेबल फॉर मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, और लॉन्ग में भी ये लॉन्ग में मेनली इफेक्टिव होता है, मीडियम में भी इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो अगर मान लो ये वोल्टेज प्रोफाइल की डिप की प्रॉब्लम है, शॉर्ट में आएगी या मीडियम में आ जाती है तो ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं देता, और अगर है भी, मान के चलते हैं कैपेसिटेंस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में भी इफेक्टिव है, बट अगेन वो इतना इफेक्टिव नहीं है कि पूरी पूरी डिमांड को ख़त्म कर दे, ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो पूरी डिमांड को, यानी क्योंकि देखो लोड भी मांग रहा है रिएक्टिव पावर, और लाइन भी मांग रही है, तो भाई इतना ज़्यादा थोड़ी कैपेसिटेंस लगा रखा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल कैपेसिटेंस लगाएंगे। तो ये एक्सटर्नल, दीज आर कैपेसिटर बैंक्स आर द एक्सटर्नल कैपेसिटेंस। समझ में आ रहा है बात ये। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये लाइन का जो कैपेसिटेंस है ये कौन सा है, क्या हमने कैपेसिटर वहाँ पे खड़े कर रखे हैं, नहीं नहीं भैया, ये लाइन यानी कि दो कंडक्टर के बीच में बनने वाला कैपेसिटेंस है। इसके ऊपर लेक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, जाके देखो, उसमें मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ये चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। सो दिस कैपेसिटर बैंक इज बेसिकली द एक्सटर्नल कैपेसिटर, यानी कि जो हम लोग बाहर से लगाएंगे, मैन मेड कैपेसिटर हम लोग लगाएंगे। दिस इज नेचुरल एंड दिस इज आर्टिफिशियल। क्लियर हो गया, अब ध्यान रखना इस चीज़ को। ओके, दूसरा क्या ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सिंक्रोनस कंडेंसर। ये भी आउटडेटेड हो चुका है, ये भी आउटडेटेड हो गया है, लेकिन कैपेसिटर बैंक से अच्छा ऑप्शन है ये, यानी कि सबसे पुअर ऑप्शन, थर्ड नंबर का ऑप्शन ये है, सेकंड नंबर का सिंक्रोनस कंडेंसर, एंड फर्स्ट नंबर पे आता है फैक डिवाइसेस। अंतर क्या है, कैपेसिटर बैंक के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्विचिंग ट्रांजिएंट की, अभी मैंने लिखा था। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, रिमेन कनेक्टेड, ये क्या होता है, हमेशा कनेक्टेड रहता है, रिमेन कनेक्टेड, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल वेरिएबल क्यू, वेरिएबल क्यू इससे करा जा सकता है। मतलब मान के चलते हैं इस समय रिक्वायरमेंट रिएक्टिव पावर के सप्लाई करने की है, तो सिंक्रोनस कंडेंसर को ओवर एक्साइट कर दो, ये सप्लाई करेगा। अब मान के चलते हैं रात का टाइम है, लोड हट गया है, अब क्या है, रिएक्टिव पावर सिस्टम में ज़्यादा हो गई है, तो हम क्या करेंगे, हमें रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्व करना पड़ेगा। तो पूरा पहले के समय में रिएक्टर लगाते थे ताकि रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्व करें, लेकिन सिंक्रोनस कंडेंसर में को क्या करो, अंडर एक्साइट चला दो, अंडर एक्साइटेड, तो ये क्या करेगा, रिएक्टिव पावर को बाहर से एब्जॉर्व कर लेगा। तो हर समय इसको लगा रहने देंगे, और वेरिएबल कैपेसिटर एंड वेरिएबल इंडक्टर का ये काम करेगा। सो डेट इज द एडवांटेज। देन उसके बाद जब ये, अब तक क्या था, पावर इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर में नहीं आई थी, अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब आई तो वहाँ से हमने बनाए फैक डिवाइसेस, उनने इन दोनों को लात मार दी। उनने कहा फैक डिवाइसेस जो हैं वो बड़ी, क्योंकि देखो सिंक्रोनस कंडेंसर के साथ ना रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था, रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा था, ठीक है, ये समस्या थी। इसके साथ समस्या क्या थी कि इसके साथ क्या था, स्विचिंग ट्रांजिएंट वाली, वो इसने हटा दी, लेकिन इसका रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा था। तो ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करा फैक्ट डिवाइसेस ने। ये भी हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, रिमेन कनेक्टेड, ये रिमेन कनेक्टेड ना। इसके ऊपर अगर बहुत डिटेल में जानना है, लेक्चर के लास्ट में लिंक दे दूंगा, पढ़ लेना जाके, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 3-4 पार्ट में मैंने फैक्ट डिवाइसेस को पढ़ाया हुआ है, ठीक है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, जाके देखना है, कुछ सीखने को नया मिलेगा, ठीक है। ओके,
तो ये भी कनेक्टेड रहेगा, लेकिन इसका रिस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी कम होता है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, वहाँ पे इसको कवर कर लेंगे ना। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि ये लेक्चर हमने इसके यहाँ जो लेक्चर को जो डील कर रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे जीएमडी जीएमआर को टैकल करने की। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपल सी चीज़ निकल के आ गई कि समाज का हित इसी में है कि जीएमडी कम कर दो और जीएमआर बढ़ा दो। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो समाज को बड़ा कल्याण होगा। तो उसको ज़रा देख लेते हैं कैसे करेंगे। नाउ यहाँ पे वो दोनों टेक्निक बताई हैं। तो सबसे पहले हम जीएमआर को इम्प्रूव करेंगे, देन उसके बाद जीएमडी को रिड्यूस करेंगे। सबसे पहले देखो क्या क्या तरीके हैं जीएमआर। देखो जीएमआर अगर हम देखें तो इट इज़ बेसिकली द इक्विवेलेंट रेडियस की, मतलब इक्विवेलेंट रेडियस हमें बढ़ाना है, कैसे भी करके रेडियस बढ़ाना है। अगर रेडियस बढ़ गया तो तुम्हारा जीएमआर इंप्रूव हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस ही तो है, ठीक है। अब रेडियस बढ़ाने क्या तरीके हैं, तो अगर देखो एक कंडक्टर ऐसे रखते तो उसका रेडियस ये रहता। इसी कंडक्टर को हमने क्या करा, स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर दिया, छोटे 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 स्ट्रैंड्स में। तो अब क्या हुआ, रेडियस बढ़ गया। तो यूज स्ट्रैंडेड कंडक्टर, एक ऑप्शन तो ये हो गया। इससे हमने जीएमआर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। लेकिन यार मज़ा नहीं आया, अभी भी उतना बढ़िया नहीं हुआ। तो हमने क्या करा, एक काम करो, ये जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है इसकी जगह क्या करो, ये बड़ा सा जो मोटा सा कंडक्टर है ना, इसको 3 बंडल कंडक्टर में तोड़ दो, 3 4, और उनको दूर दूर सेपरेट कर दो स्पेसर से, ठीक है। स्पेसर से इन्हें दूर दूर कर दो। तो अब क्या हो गया, हमने क्या करा, इतना बड़ा जो कंडक्टर था इसको जगह हमने इसी को तोड़ दिया और इनको दूर दूर स्पेसर से सेपरेट कर दिया। तो अब देखो पहले जो सॉलिड कंडक्टर था उसका इतना सा रेडियस था, अब यही कंडक्टर, इसी सॉलिड कंडक्टर को मैंने छोटे छोटे 3 कंडक्टर्स में तोड़ा। सेम फेज का है, फेज सेम रखना, याद रखना सेम फेज है, ये आर फेज ही है, आर वाई भी जो भी तुम्हें एक लेना है। दिस इज योर आर फेज, दिस इज योर आर फेज, दिस इज योर आर फेज, तीनों के तीनों एक ही फेज के हैं, लेकिन हमने इन्हें दूर दूर कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या करा हमने, बंडल कंडक्टर के इस्तेमाल से क्या करा, इन्हें खूब दूर दूर कर दिया। तो अब इनका जो इक्विवेलेंट रेडियस होगा वो भी देखो बढ़ गया। समझ में आ रही बात है, इक्विवेलेंट रेडियस बढ़ गया, दैट इज द केस। तो इसीलिए हम लोग यूज करेंगे बंडल कंडक्टर। समझ में आ रही बात है। अच्छा, हमें स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज कर रहे थे तो जीएमआर बढ़ रहा था, पर उतना नहीं बढ़ रहा था। बंडल कंडक्टर यूज करे तो उससे जीएमआर बढ़ गया। लेकिन अगर हम बंडल प्लस स्टैंडर्ड कर लें तो फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो बंडल के स्टैंड, ये जो बंडल कंडक्टर्स हैं, दीज आर सब कंडक्टर्स, ये जो बंडल कंडक्टर हैं ये किसके बने होते हैं, ये भी स्ट्रैंडेड होते हैं, सॉलिड नहीं होते, स्ट्रैंडेड, ताकि फर्दर इंक्रीज करा जा सके। समझ में आ रही बात ये। तो हमने 2 मेथड तो ये देख ली, स्ट्रैंडेड करे तो जीएमआर थोड़ा सा बढ़ा, बंडल करे तो जीएमआर बहुत ज़्यादा बढ़ा। देन बंडल प्लस स्टैंडर्ड, मतलब बंडल कंडक्टर के अंदर जो सब कंडक्टर्स होंगे, ये हो गए सब कंडक्टर, सब कंडक्टर 1, सब कंडक्टर 2, सब कंडक्टर 3, और ये तीनों के तीनों एक फेज के होंगे, आर फेज के फॉर एग्जाम्पल। तो हमने क्या करा, बंडल कंडक्टर और स्टैंडर्ड कंडक्टर को मिला दिया, एंड देन हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा जीएमआर अचीव कर लिया। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसलिए तो पहले तो ये समझ लो कि बंडल कंडक्टर जो होते हैं उसके अंदर जो एक सब कंडक्टर होता है वो स्टैंडर्ड ही होता है, ऐसे रस्सी की तरह ही होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें क्यों करी, स्टैंडर्ड भी ले लिए बंडल भी, ताकि मतलब बेस्ट जीएमआर को हासिल किया जा सके। नेक्स्ट, एक और काम करा हमने, ट्रांसपोजिशन भी करा। जब भी डबल सर्किट लाइन ना, ये मेनली वैसे तो हम लोग ट्रांसपोजिशन का काम उसमें भी करते हैं सिंगल सर्किट में, बिकॉज ऑफ इंटरफ्रेंस को कम करने के लिए आसपास की जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन जा रही है, साथ ही साथ इंडक्टेंस को बैलेंस करने के लिए कि तीनों फेज में इंडक्टेंस बराबर रहे, ठीक है। हालांकि अब नहीं करते, पहले के समय में ये करते थे ट्रांसपोजिशन, लेकिन ट्रांसपोजिशन का काम डबल सर्किट लाइन में भी करते हैं। तो डबल सर्किट लाइन में जो मेन पर्पज होता है ट्रांसपोजिशन का, वो होता है सेम फेज कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रांसपोज क्या करे, देखो यहाँ पे आर था और ये हो गया आर वाई बी, सर्किट 1 का R1 Y1 B1, ये हो गया सर्किट 2 का R2 Y2 एंड B2, दिस इज योर सर्किट 2, ठीक है। सर्किट 2 हो गया, 2 सर्किट जा रहे हैं। आपको पता है डबल सर्किट लाइन, लेक्चर देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देखो डबल सर्किट लाइन क्या होती है, वहाँ पे ये चीज़ें मैंने समझाई हैं। तो आपको याद होगा मैंने वहाँ पे बताया था हम ट्रांसपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। अल्टीमेट रूल क्या था ट्रांसपोजिशन का, हमें करना क्या है, जीएमआर कैसे बढ़ेगा, जीएमआर बढ़ेगा अगर हम क्या करते हैं, किसी एक फेज का, सेम फेज का जो बंडल कंडक्टर्स हैं या सेम फेज के जो सब कंडक्टर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को अगर बढ़ा दें। तो देखो आर, ये भी आर फेज का है और ये भी आर फेज का है, सेम फेज होगा ना दोनों के दोनों, ये दोनों क्या है, सेम फेज हैं, सेम फेज। तो हम क्या करेंगे, हम सेम फेज के बीच की डिस्टेंस बढ़ा देंगे। तो अगर हम आर आर को सामने सामने रख देते, आर वाई बी अगर ऐसे रख देते, ठीक है, तो ये डिस्टेंस बहुत ही कम थी।
अब और इसकी डिस्टेंस भी बहुत कम थी, इसकी डिस्टेंस बहुत कम थी। अब अगर हमने ट्रांसपोज कर दिया आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, तो देखो कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस हमने कवर कर ली। ये चीज़ मैंने लेक्चर में बताई है, अगर और डिटेल में देखना है तो डबल सर्किट लाइन वाला लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पे इसको मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। सो ट्रांसपोजिशन हमने करा, ट्रांसपोजिशन से फ़ायदा ये हुआ कि हमने क्या करा, कंडक्टर, सेम कंडक्टर, याद रखना सेम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेम फेज के जो कंडक्टर है उनके बीच की डिस्टेंस हमने बढ़ा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब देखो अगर ये पास पास होते ऐसे आर आर, आर वन आर टू, तो इनका जी एम आर इतना होता। अब देखो ये इतने हो गए, अब इनका जी एम आर जो है देखो कितना बढ़ गया, कौन सा ज़्यादा रेडियस होगा, इसका रेडियस ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा ना, तो यही हमने करा है यहाँ पे। समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो गया, विजुलाइज हो गया, ठीक है। थ्योरी, विजुलाइजेशन, प्रैक्टिस, बस दिमाग में खून में उतर गई कॉन्सेप्ट तुम्हारा, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं मेथड टू रिड्यूस जीएमटी। तो 3 मेथड हमने इस्तेमाल करे जीएमआर को बढ़ाने के लिए, जो भी कर सकते थे। अब देखते हैं जीएमडी को कैसे, देखो डबल फ्रंट पे लड़ाई लड़नी है, जीएमआर को कम करना, जीएमआर को बढ़ाना है और जीएमडी को भी कम करना है, ताकि बहुत ही तगड़ा असर हमें देखने को मिले एलसी पे। तो देख सकते हो यहाँ पे जीएमडी को कम करेंगे। अब जीएमडी को कम करने का तरीका क्या है, जीएमडी को कम करने का तरीका एक ही है, ये रूल याद रख लेना, रूल क्या करो, अपोजिट फेस के जो कंडक्टर है उन्हें पास में ले आओ, ठीक है। समझ में आ रही बात है। देखो जीएमआर अल्टीमेटली है क्या, ये जीएमआर और जीएमडी, दीज आर बेसिकली द डिस्टेंस, ये दोनों के दोनों क्या है, डिस्टेंस को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेम फेज के सब कंडक्टर जो होते हैं, सब कंडक्टर उनके बीच की डिस्टेंस को, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपोजिट, अपोजिट फेज के कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस को। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ यार, ये देखो एक होता है जीएमडी जीएमआर, पता है मैथमेटिकली, क्योंकि सारी बुक्स में सब जगह मैं देखता हूँ यार मैथमेटिकली समझाया हुआ है। तो ना मैथमेटिक्स से क्या समस्या है कि यार उसमें ना तुम्हें नॉलेज नहीं बनती यार, कॉन्सेप्ट नहीं बनते हैं, तुम क्वेश्चन निकाल लोगे, हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हो, गेट के क्वेश्चन तक जीएमडी जीएमआर पे कर लो, पर जीएमडी जीएमआर का जहाँ एप्लीकेशन की बात आएगी ना, वहाँ पे डिब्बा गोल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जीएमडी एक्चुअल में क्या है। तो मैं ये जितने भी लेक्चर्स तैयार करता हूँ, मेरा एम ये होता है कि आपको मैं नॉलेज दे सकूँ, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना सकूँ। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो जीएमडी जीएमआर निकालना सिखा रहे हैं, मेरा उनसे कोई मतलब कंपटीशन नहीं है, मेरा एक यूनिक है, मैं एकदम अलग काम कर रहा हूँ, ताकि मैं क्या कर सकूँ, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ, एक कॉमन सेंस दे सकूँ पावर सिस्टम के लेके, मशीन को लेके, ठीक है। ऐसी कोशिश रहेगी सारे सब्जेक्ट को लेके, तो एक थॉट प्रोसेस आपका डेवलप कर सकूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है भाई, जैसे होता है ना कि कहना क्या चाहते हो, तो एक्चुअल में ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो जीएमआर आखिर क्या होता है, जीएमआर अगर हम मोटे मोटे तौर पे एक रिक्शे वाले को अगर तुम्हें समझाने को कह दिए तो क्या कहोगे, जीएमआर बेसिकली सेम फेज के जो सब कंडक्टर हैं उनके बीच की डिस्टेंस को कह देंगे जीएमआर, और अपोजिट फेजेस के जो कंडक्टर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को कह देंगे जीएमडी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे उनके बीच की डिस्टेंस। तो अब देखो हमें करना क्या है, हमने देखा अभी सेम फेज के जो कंडक्टर्स हैं या सब कंडक्टर जिन्हें हम कहते हैं उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ानी है और अपोजिट फेज के कंडक्टर की डिस्टेंस कम करनी है, तभी तो जीएमडी कम होगा। तो अपोजिट फेज के जो कंडक्टर्स हैं इनकी डिस्टेंस कैसे कम करोगे, इन्हें पास में ले आओ। तो इसीलिए देखो यहाँ पे ये जो हमने ट्रांसपोजिशन करा, इसने दो काम करे, ट्रांसपोजिशन ने, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल सर्किट लाइन में ट्रांसपोजिशन करा, इसने दो काम करे। एक तो जीएमआर तो बढ़ा दिया, मतलब सेम फेज के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया, ठीक है, जीएमआर को इंक्रीज कर दिया। और अपोजिट फेज के बीच की डिस्टेंस, यहाँ मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है, अपोजिट फेज, ये आर है और ये बी है, दोनों अपोजिट फेज हैं, तो अपोजिट फेज के बीच की डिस्टेंस जो है उसको कम कर दिया। समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर हम ऐसे लग देते आर वाई बी, ध्यान से समझना, R1 Y1 B1, ठीक है, और R2 Y2 B2, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन हम ले लेते तो देखो सेम फेज के बीच की डिस्टेंस जो होती, सेम फेज के कंडक्टर के सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस या कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती, ये कम होती, छोटी सी डिस्टेंस है, यानी कि जीएमआर यहाँ पे कम हो जाता। और अपोजिट फेज देख लो, दीज आर द अपोजिट फेजेस, ठीक है। अपोजिट फेज की जो बीच की, वैसे तो वाई भी अपोजिट फेज है, चिंता मत करो, बहुत सारे लोग कह रहे हो सर वाई को तो ले नहीं रहे हो, वाई को हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वाई तो सेंटर में है ही यार, वाई चेंज ही नहीं करा हमने, तो आर और बी को ले रहा हूं मैं। तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस हो सकती है, यहाँ देख सकते हो अपोजिट फेज के जो कंडक्टर की डिस्टेंस है जीएमडी, वो बढ़ जाती, जबकि हमें क्या करना है, उल्टा करना है। इसीलिए जब हमने इसको ट्रांसपोज करा, तो ट्रांसपोज करने से क्या हुआ, अपोजिट फेज के बीच की डिस्टेंस है यानी कि जीएमआर, सेम फेज की सॉरी, वो क्या हुआ, वो बढ़ गई, और अपोजिट फेज के बीच की जो डिस्टेंस थी जीएमडी, जीएमडी वो क्या हो गया, वो कम हो गई। देख सकते हो यहाँ पे, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो डेट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये करना है। तो एक तो हो गया ट्रांसपोजिशन, वो हमने यहाँ पर भी करा था, दो दो काम हो गए उससे।
दूसरा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करो। तुमने ध्यान से अगर देखा हो तो जो ट्रांसमिशन लाइन जा रही होती हैं उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में अरेंज होते हैं। देखो यहाँ पे ही देख लो यार, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये देख रहे हो, ठीक है। या अगर ऐसे जा रही होगी ट्रांसमिशन लाइन तो हमेशा ध्यान रखना इस तरीके से, आर वाई और बी, ये ऐसे जा रहे होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर तुम ट्रांसमिशन लाइन को भेजोगे तो ये देखो सबके सब बहुत ही पास पास हैं, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस डी, इनके बीच की डिस्टेंस डी, डिस्टेंस डी, तो ओवरऑल इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी निकल के आती है, जीएमडी निकल के आती है डी, भाई डी 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 की पावर 1/3, याद है जीएमडी का फॉर्मूला सिखाया था, तो डी निकल के आएगा। तो जब भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भेजते हैं ना अपोजिट फेज के कंडक्टर को, तो वो सबसे ज़्यादा करीब तरीका होता है एक दूसरे के करीब रहने का। वहीं पे अगर हम उसे इस तरीके से भेजेंगे लीनियरली रख के, तो देखो इनके बीच की डिस्टेंस डी, इनके बीच की डिस्टेंस डी, पर आर और वाई के बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, काफ़ी ज़्यादा, 2D हो गई, समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे जीएमडी क्या होगा, राइज अप कर जाएगा। क्यों, क्योंकि डी डी 2D इसकी पावर 1/3 करोगे तो ये डी से ज़्यादा निकल के आएगी, क्योंकि ये 2 टाइम्स, ये 2 भी तो आएगा ना मल्टीपल में, बात समझ में आ रही है। तो ये जो हमने इसीलिए कभी भी लीनियरली लाइन भेजने को अवॉइड करा जाता है। तो ये लीनियर कॉन्फ़िगरेशन है, आपने देखा होगा, जनरली हम इसको अवॉइड करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमेशा जब भी पावर भेजोगे तो अपोजिट फेज के जो कंडक्टर्स हैं उन्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल में अरेंज करोगे, क्योंकि इट इज़ द इज इन दिस पर्टिकुलर मेथड हमें सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी अपोजिट फेज के कंडक्टर के बीच में, और यही हमारा गोल है। तो आई होप मैंने बारीकियां तुम्हें सिखा रहा हूँ। देखो ये लेक्चर क्या है ना, जीएमडी जीएमआर एलसीआर, इनका बिल्कुल बारीकियों वाला लेक्चर है और बहुत ही डेप्थ एनालिसिस का लेक्चर है। पसंद आया तो लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है इतनी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और देन आपको सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। देखो एक चीज़ और बता दूं, देखो यार, इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही लोग कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से की जा सकती है। खास बात ये है मेहनत लगेगी तो उसमें कि आपने कितना उसको सिंप्लीफाई तरीके से एक्सप्लेन करा। तो अगर आपको सिंपल लग रहा है ना, तभी यानी कि सामने वाले टीचर ने वहाँ पे मेहनत करी। अगर कोई यहाँ पे आके मैं ये चीज़ आपको बता सकता हूँ बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से, ठीक है, तो आपको ऊपर से निकल जाएगी। तो दिस, ये जो जो भी लोग इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब आपके ऊपर से निकल जाए, तो इसका मतलब है कि उन्होंने खुद को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझा। टीचिंग में मेहनत नहीं कर रहे हैं वो लोग, नॉलेज है पर डिलीवरिंग में मेहनत नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ अब ऐसा सब करने के बाद, ये सब चीज़ें हमने कर ली, हमने कंपोजिशन डिवाइस लगा दी, जीएमडी को कम कर दिया, जीएमआर को बढ़ा दिया, इन सब को करने के बाद जब फुर्सत के पलों में बैठोगे ये सब करने के बाद, तो हमें मिलेगा आइडियल कंडीशन की तरफ हम लोग अप्रोच कर जाएंगे। आइडियल कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस मतलब ऐसा एक ऐसा समय आ जाएगा जब सप्लाई जितनी रिएक्टिव पावर की लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में अवेलेबिलिटी है उतनी ही डिमांड है, और जैसे ही ऐसा होगा तो वी एस इक्वल टू वी आर हो जाएगा, जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको हम कहेंगे फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल। तो अगर कोई कहता है कि आइडियल ट्रांसमिशन लाइन है, आइडियल ट्रांसमिशन लाइन अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर तुमसे कह दे कि सब कुछ आइडियल है, ठीक है, और जितनी एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर डिमांड सेम है, तो वी गेट फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वी एस इक्वल टू वी एट, आइडियल ट्रांसमिशन लाइन नहीं, आइडियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए रिएक्टिव पावर के टर्म्स में, तब ये कहना। आइडियल ट्रांसमिशन लाइन तो अलग चीज़ हो गई, उस केस में हम लोग आर को और जी को जीरो करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। अभी सर्ज इंपेडेंस का लेक्चर बहुत जल्दी, स्क्रिप्ट पे काम पूरा हो गया है। सर्ज देखो इधर बड़े दिनों बाद ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे लेक्चर्स पे काम कर रहा हूँ मैं, आप यकीन नहीं करोगे, ABCD पैरामीटर की पूरी सीरीज रिकॉर्ड होकर तैयार रखी है, क्योंकि ये वाला लेक्चर जो है इसको ये सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा था, इस चक्कर में मैंने ABCD पैरामीटर के जो लेक्चर्स हैं उनको जरा रोक दिया है। वो बिल्कुल तैयार रखे हैं, इवन उनके MCQ भी तैयार रखे हैं, सब कुछ हो चुका है। ABCD पैरामीटर कंप्लीट 3 पार्ट में आपका तैयार है। इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर आना है, देन हम उसको अपलोड करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा मिसमैनेज हो जा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग बियर करें और पेशेंस रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने वाले हैं। आने वाले लेक्चर का मैं प्लान बता दे रहा हूँ, फेरांटी इफेक्ट पे हम लोग काम कर रहा हूँ मैं, लेक्चर स्क्रिप्ट तैयार है, लेक्चर बन रहा है। देन उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग, जो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें, वो सारी चीज़ें, मतलब सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग को मैं इतने बेहतरीन तरीके से, अभी स्क्रिप्ट तैयार हुई है, कुछ बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो उसके अंदर कवर करूँगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं जल्दी कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी लेक्चर लाने की। खैर, तो यहाँ पे समझ लो आइडियल कंडीशंस कवर हो गई हैं, क्यू सप्लाई इक्वल टू क्यू डिमांड, ये हो गया। जब मतलब हम सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कर लेंगे, जीएमडी को कम, जीएमआर और सब लगा के, तो ये मिलेगा। प्रिकॉशंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिकॉशंस क्या रखने हैं।
आप ये जो भी चीज़ें कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सी इक्वेशन मेंटेन रखनी है। हमें ये इक्वेशन मेंटेन रखनी है कि जितनी भी रिएक्टिव पावर की डिमांड है, रिएक्टिव पावर की जो भी डिमांड है, वो या तो ज़्यादा रहे जितनी सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर मौजूद है, या बहुत ही अच्छी कंडीशनों में, हालातों में ये बराबर हो जाए, ठीक है। लेकिन अवॉइड करनी है ऐसी सिचुएशन जिसमें डिमांड हमारी जो है वो कम हो जाएगी कंपेयर टू द सप्लाई। यानी कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर तुम्हारी जो डिमांड है वो हमेशा ज़्यादा बनी रहनी चाहिए जितनी रिएक्टिव पावर लाइन में मौजूद है, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो जाए। पर कभी भी ऐसी सिचुएशन हमें नहीं लानी चाहिए जिस केस में जितनी हम डिमांड जो है वो सप्लाई से नीचे चली गई। हमेशा डिमांड बनी रहनी चाहिए मार्केट में, रिएक्टिव पावर की डिमांड, तभी तो तुम्हारे रेट सही रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। अगर डिमांड और सप्लाई बराबर हो गई वो भी चलेगा, पर ऐसा कभी भी ना हो कि सप्लाई ज़्यादा आ रही है और डिमांड है ही नहीं, मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो दिस इज़ द नेगेटिव थिंग। इसीलिए, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी ऐसा होगा तुरंत ही रिसीविंग एंड का वोल्टेज एक्सीड कर जाएगा, शूट कर जाएगा सप्लाई एंड से। और इस प्रोसेस को मैंने आपको बताया, ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ होती है। दिस इज़ व्हाट यू कॉल्ड नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो जाएगा और इसका नाम दिया जाता है फरांटी इफेक्ट। सब चर्चा करेंगे फरांटी इफेक्ट के डिटेल लेक्चर में, ठीक है। और ऐसा जब भी होगा तो वोल्टेज प्रोफाइल कुछ इस तरीके की हमें देखने को मिलेगी, वोल्टेज स्वेल प्रोफाइल। तो देख सकते हो सप्लाई यहाँ पे हमने जनरेट करी, सप्लाई वोल्टेज हम ये दे रहे थे, लेकिन क्योंकि सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर बनी रह गई, डिमांड है ही नहीं, तो वो क्या करेगी, वो रिसीविंग एंड के जो वोल्टेज है उसे शूट अप कर देगी। समझ में आ रहा है, देख सकते हो। अगर फ्लैट कहें तो फ्लैट कुछ ये आना चाहिए था ना, ये शूट अप हो गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ क्यू जो सिस्टम के अंदर बनी रह गई, जो एब्जॉर्ब नहीं हुई। अगर सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर बनी रह गई क्योंकि कैपेसिटेंस था और हमने एल को मार दिया लाइन के, तो ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रही बात है। तो मतलब इसको इस तरीके से समझो कि यार ना, एल का रहना भी जरूरी है ट्रांसमिशन लाइन में। एल भी अगर दिक्कत कर गया तो भी समस्या आ जाएगी, एल कम नहीं होना चाहिए। तो इंडक्टिव यानी कि रिएक्टिव पावर का जो डिमांड है वो भी बनी रहनी चाहिए, है ना। तो हमें बस उसको मेंटेन रखना है, लिमिट में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। इसीलिए वोल्टेज अगर कम हो रहे हैं या उतने ही आ रहे हैं सप्लाई के तो कोई समस्या नहीं है। वोल्टेज अगर सप्लाई से ज़्यादा आ रहा है तब बहुत बड़ी समस्या है, तुम्हारे घर के टीवी भी उड़ जाएंगे। तो इसीलिए ऐसी कंडीशन को हमें अवॉइड करना चाहिए, जो कि फरांटी इफेक्ट के अंदर बहुत ही डिटेल में चर्चा की जाएगी आने वाले समय में। नाउ जाते जाते दो लेक्चर जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, जरूर देखना। एक है एक्टिव रिएक्टिव एपरेंट पावर, अगर समझ चाहते हो तो ये मतलब ये एक लेक्चर नहीं है, पूरी सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो एक सब सीरीज है पावर सिस्टम की, इसको देख लेना यार। ठीक है, आई थिंक L12 से L12वां लेक्चर है यहाँ पे। और टाइप्स ऑफ फैक्ट्स, ये अगर जानना चाहते हो, अभी मैंने बात करी थी कंपनसेशन है तो कितने तरीके के होते हैं, फैक्ट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो इनको यहाँ पे जाके देख लेना राइट वाले लेक्चर में। ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। और थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जस्ट स्टे ट्यून्ड और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।